मजबूत होगी। अगर हमें सम्मान नहीं मिला, हमारी आपकी लड़ाई हो सकती है, हमारे आपके विचार नहीं मिलेंगे, तो इसका क्या मतलब? हम गोबर को च्यवनप्राश समझ के थोड़े न खा लेंगे। प्रणाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ भाजपा मुक्त भारत बनाने की है। जैसा कि बंगाल की राजधानी कलकत्ता में कलकत्ता नगर निगम का चुनाव है, तो कई लोग सवाल करते हैं कि आप नगर निगम के चुनाव में प्रचार करने आए। नहीं जी, मैं वो काम करने आया हूं जो भाजपा को निस्तनाबूद करने के लिए, जैसे ईंटों ने एकता की तो दीवार बना, दीवारों ने एकता की तो घर बना, और कई घर बनने से समाज का निर्माण, गांव का निर्माण, शहर का निर्माण होता है। उसी तरीके से कलकत्ता नगर निगम के चुनाव में आकर यहां जो भी राज्य सरकार में बंगाल की शेरनी, देश की दुर्गा बेटी, जिसने भाजपा से, नरेंद्र मोदी से, जिस आप सभी ने देखा होगा, लोहा लिया, उस अहंकारी, उस हिटलर के भाई जुठलर से उनके तमाम प्रोपगंडाओं को ध्वस्त किया, नस्तानाबूद किया। आज उसी कड़ी में जब कलकत्ता नगर निगम चुनाव हो रहे, जब कलकत्ता नगर निगम में आपके उम्मीदवार शकुंतला प्रवीण जी जीत कर जाएंगी, कलकत्ता नगर निगम में जब तृणमूल की सरकार होगी, तो निश्चित तौर पर जो बंगाल की सरकार की योजनाएं हैं वो आपके घर घर तक पहुंचेगा। इसलिए आना जरूरी है, और इसलिए जब 19 दिसंबर को चुनाव होगा, आपको पूरी ईमानदारी से, स्वविवेक का इस्तेमाल करते हुए देश की तमाम जो समस्याएं हैं, जिसके कारण देश जूझ रहा है, उन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अपने घर और मकानों से निकलना होगा, जंग लड़ना होगा भाजपा आरएसएस के बेईमानों से। कुछ लोग पार्टी में रहकर ही भीतर घात करते हैं। अगर टिकट नहीं मिला तो पार्टी के खिलाफ ही चुनाव प्रचार करते हैं। वो ये नहीं जानते हैं कि उनके द्वारा जो किया जा रहा है उससे भाजपा मजबूत होगी। अगर हमें सम्मान नहीं मिला, हमारी आपकी लड़ाई हो सकती है, हमारे आपके विचार नहीं मिलेंगे, तो इसका क्या मतलब? हम गोबर को च्यवनप्राश समझ के थोड़े न खा लेंगे। ये तो अनुभक्तों का काम है, जो गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाते और मूत्र को अमृत समझ कर पीते, जिनके दिमाग में भूसा भरा है। सवाल है, पूरी देश की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है। जो लोग 2014 से पहले खूब चीखते थे, चिल्लाते थे, अच्छे दिनों की बात कहते थे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात कहते थे, जो जन लोकपाल की बात कहते थे, जो मंदी और अर्थव्यवस्था की बात कहते थे, जो सरहदों की हिफाजत की बात कहते थे, जो आंखें लाल करके दिखाने की बात कहते थे, जो एक सर के बदले में 10 सर लाने की बात कहते थे, जो महिलाओं की सुरक्षा की बात कहते थे, जो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कहते थे, जो निजीकरण के खिलाफ थे, उन लोगों के खिलाफ एक एक आपका वोट, एक एक छोटे से छोटे स्तर के चुनावों में उसके ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। तभी आपका एक एक वोट, जब 19 दिसंबर को आप अपने वार्ड नंबर 43 के जो शकुंतला प्रवीण जी जो उम्मीदवार हैं, जाकर उनको वोट देंगे, ईवीएम का बटन दबाएंगे, जब ये चुनाव जीत जाएगी तो निश्चित तौर पर भाजपा मुक्त भारत का निर्माण होगा, और रावण, कौरव और कंस, हिटलर की तरफ तानाशाही, क्रूर शासन का अंत होगा। ये लिखा जाएगा, इतिहास के स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। आप सभी ने देखा होगा, 378 दिन हो गए प्रधानमंत्री को देश की आवाम के सामने झुकना पड़ा, माफी मांगना पड़ा, उनको कहना पड़ा, भाइयों बहनों, मित्रों, इसरो अंतरिक्ष में फेंकता है, और मित्रों पूरे भारत में ही नहीं, विश्व के कई देशों में जाकर फेंकता है, घूम घूम कर फेंकता है, झूठ ही बोलता है। 5 लाख कबूल
सूट 10 लाख का सूट पहनकर 24 घंटा झूठ बोलता है, 24 घंटा झूठ बोलता है, मगरमच्छी आंसू बहाता है। तो जब ये कहते चुनावों में आते आपको धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बरगलाया जाता है, पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां भी चुनाव हो, हिंदुस्तान की आवाम को भाजपा मुक्त भारत बनाने के लिए वोट डालना चाहिए। और इसलिए मैं कलकत्ता की धरती पर आया हूं, आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, देश में जो तमाम समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आपको वोट करना चाहिए। यह चुनाव नगर निगम का चुनाव इसलिए जरूरत पड़ता है कि आपकी सीवरेज का काम, आपके यहाँ वृद्धा पेंशन का काम, बच्चों का जो स्कूल से संबंधित, कॉलेज से संबंधित, आवासीय, जाति, ये तमाम जो बातें होती हैं, क्या आपके उम्मीदवार पहले से वार्ड काउंसलर होते हैं आपका काम नहीं किया? फिर लोग जो निजी स्वार्थ में इनके खिलाफ प्रचार कर रहे, दुष्प्रचार कर रहे, समझो वो भाजपा के एजेंट हैं। व्यक्ति विशेष से बढ़कर पार्टी होता है, समूह होता है और देश की समस्याएं होती हैं। तो ऐसी कौन सी इनको मिर्ची लगी है भैया कि पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो इनके विरोध में खड़ा हो जाए? इसका मतलब आप पार्टी के समूह को नहीं मानते, आप पार्टी के विचारधारा को नहीं मानते, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इनके खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। इनकी हार हम जैसे समाज सेवियों की हार होगी, इनकी जीत हम जैसे देश में मोदी विरोधी शक्तियों की जीत होगी। इसलिए आपकी एक एक वोट का भीख मांगने आया हूं कि आपका वोट 19 दिसंबर को सिर्फ इनके चुनाव चिन्ह, तृणमूल का जो चुनाव चिन्ह है, जोरा फूल छाप पर ही बटन दबेगा। एक भूल कमल का फूल, एक दिन बेवकूफ बनाने के लिए अप्रैल फूल और हमेशा के लिए बेवकूफ बनाने के लिए कमल का फूल। तो कुछ लोग प्रत्यक्ष रूप से भी करते हैं, कुछ लोग अप्रत्यक्ष रूप से भी करते हैं। घर के बेदी लंका डाहे, आप समझिए, ये जो इनके विरोध में खड़ा होने वाले लोग हैं, जिनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, वो घर के बेदी लंका डाहने का काम करना चाहते हैं। तो उनके मंसूबों पर पानी फेरना होगा, रोड रोलर चलाना होगा। तो आप रोड रोलर पानी कैसे फेरेंगे जब 19 दिसंबर को सगुप्ता प्रवीण जी के जोरा फूल छाप का बटन दबाएंगे, इनको जिताकर भेजेंगे, उनके मुंह में कालिक पोतने का काम होगा। ये कालिक पोतने का काम होगा। जो ममता दीदी ने जितनी घोषणाएं की है, मुझे लगता है पूरे भारत में कोई भी राज्य सरकारों ने घोषणा नहीं की। ममता दीदी जब रेल मंत्री थी तो बंगाल की जनता नहीं, पूरे देश की गरीब जनता राजधानी जैसे ट्रेनों का आनंद कैसे लेगी, इसके लिए उन्होंने तुरंतो चलाया था। उस समय रेलवे के किराया नहीं बढ़े थे और आज के किराया, जब राजा हरिश्चंद्र अपने को कहने वाले, आज क्या उनका देख लीजिए 225% की वृद्धि हो गई। जो प्लेटफॉर्म टिकट 3 रुपए का मिलता था, 50-50 में बिकने लग गए। रेल बेच दी, सेल बेच दी, भेल बेच दी, यहां तक कि 30 दिन का महीना होता था। और ये जादूगर है मोदी जी। मोदी नहीं, मदारी है झूठ बोलने की, इसको पैदाइशी बीमारी है। अगर मोदी जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते। समझिए, निकाह या शादी, जैसे निकाह बोलते ना, ऐसे ही हमारे धर्म में शादी होती है। शादी की परंपरा बहुत ही 16 संस्कारों में से एक संस्कार है। मांग में सिंदूर भरना, अग्नि के साथ फेरे लेना कोई रस्म और रिवाज नहीं है। इस बात का प्रतीक है कि माँ बहन बेटियों के जो मांग में सिंदूर भरी जाती है, मांग में सिंदूर भरने वाला उसका पति जब तक जिंदा रहेगा अपनी पत्नी की हिफाजत करेगा, उसकी हर एक मांगों को मानेगा। अग्नि के साथ फेरे लेना, 7 वचन निभाना, 7 जन्म जीने मरने की कसम खाना। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तो एक ही जन्म में निभाया नहीं और उसे छोड़ दिया। न जसोदाबेन सुहागन रही, न विधवा, न कुमारी रही। आज देश की हालात उन्होंने ऐसी ही बना दी। आज पूरा देश करा रहा है। देश में सिर्फ और सिर्फ इन्होंने चुनावी फायदों के लिए नफरत का बाजार बना दिया।
लोग एक दूसरे से घृणा करने लगे। ऐसे समय में बंगाल की शेरनी दुर्गा बेटी, बंगाल की झांसी की रानी की तरह, लक्ष्मीबाई की तरह जब ममता बाई ने ठेका लिया, पूरे देश में भाजपा के विकास रथ को रोकने का काम किया। एक तरफ मोदी जी के झूठ और फरेब, दूसरी तरफ ममता दीदी की जो विचारधाराएं, जो धरातल पर मां माटी मानुष की बात करने वाली, वो कहते रहे, दुष्प्रचार करते रहे। और इन्होंने अपने सच्चाई के दम पर जिस तरीके से मां दुर्गा ने मर्दनी का वध किया था, वैसे ही भाजपा के रथ को उन्होंने चकनाचूर कर दिया। आज वो रथ तभी चलेगा जब आप टीएमसी के उम्मीदवारों को वोट देंगे, ताकि नगर निगम में देश को मैसेज आए इस कलकत्ता से कि नगर निगम के चुनावों में भी वोट का चोट पड़ा, भाजपा को औकात में लाया। जब उपचुनाव हुए, भाजपा को मुंह की खानी पड़ी। जो निर्मला ताई कहती थी महंगाई सरकार के हाथ में नहीं है, तो भैया किसके हाथ में है? आप क्या कवाली गाने आए हो? सरकार में हो, वित्त मंत्री हैं आप। आपने जहां कोरोना काल में देश के लोगों की सुननी थी, देश के लोगों को महंगाई की मार नहीं देनी थी, महंगाई के नाम पर पॉकेटमारी नहीं करनी थी, आपने भारत को लूटा। जब ये वही देश भारत है जो दो विश्व युद्ध के विजेताओं को जब अपनेपन पर आई तो 7 समुद्र पार खदेड़ दिया। जब हिमाचल में, हरियाणा में लोगों ने वोट का चोट दिया, भाजपा नेताओं के अहंकार को चकनाचूर किया, तो पेट्रोल और डीजल पर दाम कम हो गए। देश ने देखा, भाजपा हराओ, महंगाई कम कराओ, भाजपा हराओ, देश में खुशियां लाओ, भाजपा भगाओ, देश बेचने से रोको। आज एमटीएनएल और बीएसएनएल जैसी कंपनियां, हमारे हर आपके बीच के ही लोग एमटीएनएल और बीएसएनएल जैसी कंपनी में काम करते थे। प्रधानमंत्री जियो दे धनाधन, जियो के ब्रांड एम्बेसडर बन गए और कहते फ्री में लो, सब कुछ फ्री है। और बाद में जब लोगों ने ले लिया तो कहते डोने के पैसे लाओ, पूरी के पैसे लाओ, सब्जी के पैसे लाओ। 30 दिन का महीना, ये मदारी है मोदी जी। पूरे विश्व में 30 दिन का कैलेंडर, और मोदी जी के राज्य में 28 दिन का कैलेंडर। फोन जब आप रिचार्ज कराएंगे तो 28 दिन पर रिचार्ज कराना पड़ता है। ये प्रधानमंत्री को औसत तक का ज्ञान नहीं है। जब से ये प्रधानमंत्री बने, जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो महंगाई, गरीब क्या खाएगा, गरीब कैसे कपड़ा पहनेगा, मैं तो चौका बर्तन करने वाली का बेटा। अरे भैया बेशरम, शर्म नहीं आई? चौका बर्तन करने वाली का बेटा, चाय बेचने वाले का बेटा, मशरूम की सब्जी खाने पर घमंड में आ गया। 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट पहनकर इतनी बेशर्मी की हद पार कर दी कि 24 घंटा झूठ बोलता है। नरेंद्र मोदी कोई महान नेता नहीं है, एक नंबर का झूठा का सरदार। झूठ आत्मविश्वास से लबरेज होकर बोलता है। एक झूठे को भी शर्म आती है, लेकिन एक होता है थेथर, एक थूथूर, एक होता है महाथूथूर। वो शर्माइबे नहीं करता है। मोदी जी को शर्म नहीं आता है। समझिए, देश को गुमराह करना। जितनी बातें 2014 से पहले नरेंद्र मोदी जी बोलते थे, एक भी बातों पर खड़े नहीं उतरे। लगातार झूठ बोलते रहे, झूठ बोलते रहे, बरगलाते रहे, और पूरे हिंदुस्तान को इन्होंने बेवकूफ समझ रखा। कहते हैं इनके अनभक्त मोदी जी नहीं तो कौन। मैंने एक पत्रकार से पूछा, भैया तुम निकम्मे हो, निठल्ले हो, बेवकूफ हो? अरे भैया, देश की जनता जिसको सीट पर बिठा देगी वही महान है। हमारे बिहार में कहावत है, ठहुए बेटा काबिल, जिसके पास पैसा है ईमान है। झूठ बेचा, जुमले बेचे, बेच दिया ईमान। सत्ता आई हाथ में तो बेचने लगे पूरा हिंदुस्तान। इनका एक ही सूत्री कार्यक्रम था। ये निजीकरण के बात पर बोलते थे, ये किसानों की बात बोलते थे। किसानों की बात पर आप सबके सहयोग से केंद्र सरकार को बैकफुट बनाना हो। अगर ये बंगाल में चुनाव नहीं हारे होते, यूपी में चुनाव नहीं होता,
तो ये कृषि काला कानून वापिस नहीं होता। ये बंगाल में जो वैक्सीन पड़ी थी विधानसभा के चुनावों में, अगर यही वैक्सीन बिहार के चुनाव में भी पड़ी होती और यही वैक्सीन अगर कलकत्ता के नगर निगम में भी आप दवाई दोगे तो ये बीमारी जड़ से खत्म, बिल्कुल खत्म। समझिए कैसा भारत को बना रहे। ये कहते थे एमएसपी पर कानून बने 2011 में, जब ये जज बन गए, जब ये प्रधानमंत्री बन गए, जब इनके हाथ में थी तो कहते हैं किसान राजनीति करता है। कहते भाइयों बहनों मित्रों, मैं किसानों को समझा नहीं पाया, मेरी तपस्या में कोई चूक हो गई। अरे भैया बाबा झासाराम, आप ये तो बता दो कौन सी गुफा में आप तपस्या कर रहे थे? अरे आप लोहे के सूल बिछा रहे थे, आप पत्थर के बड़े बड़े बुलडोजर बिठा रहे थे, आप वाटर कैनन से फव्वारे छोड़ रहे थे, आप वो कटीले वायर लगा रहे थे जो जंगली जानवरों के लिए हम खेतों में नहीं लगाया करते। आप देश के किसानों को, देश के मजदूरों को जंगली जानवरों से बदतर समझा। जब ये बात सोशल मीडिया के थ्रू, सामाजिक कार्यकर्ताओं के थ्रू, विपक्षी दल नेताओं के थ्रू जब ये बात पूरे देश में फैली, आपने तो मीडिया को हाईजैक कर रखा। मीडिया क्या दिखाएगी? वो चीजें नहीं दिखाएगी जिससे देशभक्ति पैदा हो, जिससे देश विकास करे। आप सरकार से सवाल पूछो, ये देश की किलर मीडिया, दलाल मीडिया 2-2 रुपए के लिए इनके आईटी सेल के लोग, इससे अच्छा तो ये टमाटर बेच लेते, ज्यादा मुनाफा होता। ये हाल है टमाटर का। जो प्रधानमंत्री एमएसपी पर कानून की बात कहते थे, जो फैक्ट्री से निकला हुआ सामान पर एमआरपी होता है, तो देश के किसान, पालनहार अन्नदाता किसान भाई के खेत से निकला हुआ जो खून और पसीने से सींचा हुआ अन्न, ये किसान सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, ये हमारी और आपकी भी लड़ाई लड़ रहे थे। कोई चाहे डॉक्टर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, वकील हो, जज हो, खाना तो सबको पड़ेगा, रोटी तो सबको चाहिए। कौन करेगा? सोचिए। एनएसओ कहती है कि 27 रुपया मजदूरी किसानों की है, जो मनरेगा के मजदूरों से भी कम आमदनी है। और पूर्वोत्तर के राज्यों, बिहार, बंगाल, असम के राज्यों में जब देखेंगे, जहां बाढ़ की विभीषिका होती है, जब ब्रह्मपुत्र नदी कटाव करती है, जब बिहार में कोसी, कमला, गंडक, बागमती का कटाव और बहाव के कारण जब वहां के किसानों की आमदनी 9-9 महीने नहीं होती है, प्रधानमंत्री को वो नहीं दिखता। वो तपस्या कर रहे होते बाबा आसाराम के आश्रम में, उनकी गुणगान कर रहे होते। ये आसाराम के चेले हैं झासाराम। ये आंख में मिर्ची डालकर आत्मविश्वास से लबरेज होकर झूठ बोलते हैं, आपके आंखों में आंख डालकर झूठ बोलते हैं। जैसे मदारी किसी राग का मंजर बनाकर बेचता है, जब रस्सी को सांप बनाकर दिखाता है, जब 2 रुपए में साइकिल घड़ी हवाई में बेचता है। ये पूरे देश को बेच दिया। कब चाय बेचते बेचते हम बचपन में सुना था कि शराब हानिकारक है, हमने देखा चाय वाला देश के लिए हानिकारक है। जिस दिन से प्रधानमंत्री बना, जब विश्व की तीसरी शक्ति थी भारत, अर्थव्यवस्था के मामले में विश्व में तीसरा स्थान था, विश्व के कई देशों से चंदा आया, भाजपा आरएसएस के लोगों को मिला और इन्होंने रामलीला मैदान में एक षड्यंत्र किया। सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी जब पूर्ववर्ती सरकारों में पूरे देश के विपक्षी दल के नेताओं को भला बुरा कहने का प्रचलन चलाया, आज उस विनोद राय को बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया गया, बैंक बोर्ड में चेयरमैन बना दिया गया, रेलवे कायाकल्प समिति में चेयरमैन बना दिया गया, और वैसे झूठे और मक्कार को पद्म सम्मान दे दिया गया। ये पद्म सम्मान नहीं समझते कि पद्म सम्मान क्या होती है। ये समझते हैं दुकान में बिकने वाला पार्ले जी का बिस्किट है, जो उनकी गुणगान करे उसी को थमा दो। दूसरा पद्म सम्मान बताता हूं, रजत शर्मा जैसे 2 कौड़ी के पत्रकार, भाजपा के दलाल, जिसको पद्म सम्मान और वाई प्लस दे दिया जाता है, जो कहते हैं आपकी अदालत में कभी बाबा रामदेव को, सॉरी लाला हरामदेव, 2.25 आंख वाला कानिया लाला हरामदेव, जो साइकिल पर मट्ठा बेचता था, आज सबसे बड़ा व्यापारी हो गया, विदेशी गाड़ियों में घूमता है। देश का ऐसा कोई राज्य नहीं जहां पतंजलि के नाम पर जमीन नहीं हड़पता,
जहां कोरोना काल में 2265 करोड़ रुपए अकेला रामदेव के कंपनी को माफ कर दिया। स्वाद में चीनी मिलाकर बेचता है। बाबा रामदेव कहते रहे काम छोड़ो योग करो, काम छोड़ो योग करो। पूरा देश काम छोड़कर योग करने लग गया और 2.25 आंख वाला कानिया लाला रामदेव काम करने लग गया। कहता लाखों बरस पुराना हिमालय की गोद से निकाला गया नमक, और जब उसके पतंजलि स्टोर पर जाएंगे तो उसमें एक्सपायरी डेट लिखा रहेगा। अरे भैया एक बात बताओ, लाख बरस से हिमालय की गोद में था तो वो नमक नहीं सड़ा, और तुम्हारा 2.25 आंख होने के कारण बुद्धि भी 2.25 का हो गया कि तुम्हारे यहाँ आते ही साल में 6 महीने में नमक सड़ जाएगा। इसके 50 टन लाल चंदन दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़े गए, चर्चा तक नहीं हुई। सारी बीमारियों की दवाई आपको मिलेगी, लेकिन अपना 2.25 से 2 करने की दवाई इसके पास नहीं। अर्ज किया है तबाह होकर तबाही नहीं दिखती है तो अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। समझिए, इसका लाइलाज बीमारी है, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। बात चल रही थी पद्म सम्मान की। पद्म सम्मान का चर्चा बंगाल में करना इसलिए जरूरी है कि बंगाल की वो धरती जहां खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस शरीके लोग पैदा लिए, जहां रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे राष्ट्र कवि हुए। कौवा अगर सावन में नाच ले तो मोर नहीं होता। कौवा अगर सावन में नाच ले तो मोर नहीं होता। हर दाढ़ी बनाने वाला रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं होता। गलतफहमी थी मोदी जी की। कोरोना कहता रहा साहब अस्पतालों में दवाइयां बढ़ाइए, अस्पतालों में बेड बढ़ाइए, अस्पतालों में ऑक्सीजन बढ़ाइए, अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाइए। ये दाढ़ी बढ़ाते रहे, दाढ़ी बढ़ाते रहे। अजब की लीला। ये बात करते राम और कृष्ण की और काम करते हैं रावण, कौरव और कंस की। जैसे रामायण में आपने देखी होगी, सुनी होगी कि रावण जो था, अगर वो साधु का वेश नहीं पकड़ता, मां सीता अगर लक्ष्मण रेखा पार नहीं करती तो मां सीता का अपहरण नहीं होता। हम और आप बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा जो रेखा खींची गई है समता मूलक समाज, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की, अगर इसको लांघा नहीं होता तो आज देश की ऐसी दुर्दशा मोदी जी नहीं कर रहे होते। जहां कोरोना काल में देश के 99% आबादी की आमदनी में कमी हुई, वहीं अदानी के संपत्तियों में बेतहाशा वृद्धि हुई और वो नंबर 1 बन गया। कौन सा मेथड है भैया? कौन सा मेथड है कि हमारे और आपके घर के परिवार के सदस्य चौक चौराहों पर पकौड़ा नहीं बेच सकते क्योंकि बेसन महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, प्याज महंगा हो गई, लोगों के पास आमदनी नहीं है। लेकिन अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनेगा। वाह! कौन सा क्रिकेट का बल्ला पकड़ा था भैया, बता दो। राष्ट्रीय जोकर। आप सोचते हैं कि टीवी में बैठा है, ये बहुत ही बड़ा देशभक्त है। नहीं, गोनू झा का बीए पता। हमारे बिहार में कहते हैं गोनू झा का बीए पता। जब भाजपा आरएसएस जैसी पार्टी जिसकी शुरुआत ही डिवाइड एंड रूल पर हुई थी, जो गोरे अंग्रेजों से समझौता किया था, जो गोरे अंग्रेजों से दलाली ली थी, आपको पता होगा सावरकर बहुत सारे कैदी